नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा पीरियड। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो केमिस्ट्री में है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको आज की इस यूट्यूब वाली क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट आते हैं हीट कैपेसिटी के ऊपर। देखिए, हीट कैपेसिटी में आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी को जब देखेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल वही एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वही मैंने टाइप करवा दी हैं, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, जो हीट कैपेसिटी आपको हेडिंग मिलेगा, ये आपकी जो एनसीईआरटी है, अभी मेरे पास ये पुरानी वाली एनसीईआरटी रखी है, इसमें पेज नंबर 168 पर है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पे, तो नई वाली में आप देख लेना। हीट कैपेसिटी में जो शुरुआत हुई है चैप्टर की वो कुछ इस तरह से हुई है कि जैसे अगर मान लो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछा जाए कि हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम को जो हीट ट्रांसफर करी गई है आप उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हो। तो ऐसा आपको आंसर बताना है कि आप हीट ट्रांसफर टू सिस्टम को मेजर कर सकते हो बाय मॉनिटरिंग राइज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, राइज कितना हुआ, उससे आप पता कर सकते हो कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब जो हीट होती है वो राइज इन टेम्परेचर को चेक करके हम पता करते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, एक बात लिखी है कि हीट ट्रांसफर्ड टू सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह के बन सकते हैं ये जरा समझिए। देखिए, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, अगर हम हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इसको मान लें Q, तो ये हो जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। यहां पर Q क्या है बच्चों? Q है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, ये Q है हीट ट्रांसफर टू सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद जो डेल्टा T है, ये डेल्टा T है इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर या इसी को बोल सकते हैं राइज इन टेम्परेचर। ओके, अब आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है ना। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T लिखा हुआ है। इसी को देखो बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से, अगर हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स लगा दें, ठीक, तो यहां पर आपको एक कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट मतलब एक तरह से कांस्टेंट एक लिखना पड़ेगा और इनटू आगे कर देंगे डेल्टा T। यही बच्चों जो कोफिशिएंट होता है, ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो यहां पे कोफिशिएंट होता है, इसी कोफिशिएंट को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। ये जो लिखा हुआ है कोफिशिएंट, इसकी जगह पर हम केवल लिख देंगे C, यानी कि यही जो फॉर्मूला है मैं इसको अब यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसी को हम ऐसे लिख देंगे कि Q इक्वल्स C इंटू डेल्टा T। तो ये जो फॉर्मूला बन गया Q इक्वल C इंटू डेल्टा T। Q का मीनिंग आपको पता है, डेल्टा T का मीनिंग आपको पता है। और बच्चों, यहां पर ये जो C आया है, इस C का मतलब है हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला क्या बना? Q इक्वल्स C डेल्टा T। अभी इसमें और भी फॉर्मूला ये मॉडिफाई होगा, अलग अलग अभी नाम यूज होंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, आप इसके नोट्स बना लेना, अच्छे से इसको लिख लेना। अब देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला आ गया Q इक्वल C डेल्टा T, अभी इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो कुछ बातें हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब समझे? कोफिशिएंट का मतलब वही हीट कैपेसिटी C, ये जो लिखा है कोफिशिएंट,
यानी कि हीट कैपेसिटी C, ये कोफिशिएंट, यही वाला कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट जिसको हमने C लिख दिया। तो ये हीट कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट यानी कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन 3 बातों पे डिपेंड करता है। साइज क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है एंड नेचर ऑफ द सिस्टम क्या है। और ये साइज किसका, सिस्टम का ही। तो सिस्टम का साइज, सिस्टम का कॉम्पोजिशन एंड सिस्टम का नेचर कैसा है, तो इन 3 बातों पे हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगर ये तीनों लिखे होंगे तो एक 4th ऑप्शन में लिखा मिलेगा आपको ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आपको ध्यान देना है। देखो बच्चों, व्हेन C इज लार्ज, a given amount of heat results in a very small temperature rise। इसका मीनिंग समझो। ये जो लिखा है कि जब C लार्ज होता है, C का मतलब हीट कैपेसिटी, तो इसको पहले आसान सी भाषा में ये समझो। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसको मैं समझा रहा हूं आपको, कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू जिस सब्सटेंस की ज्यादा होती है, जैसे मान लो कोई 4 सब्सटेंस हैं, उन चारों में कोई एक सब्सटेंस है जिसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू है सबसे ज्यादा, तो जिसकी हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा, उस सब्सटेंस को जब आप गर्म करोगे, तो गर्म करने पे मतलब जब उसको हम हीट देंगे तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर सबसे कम इंक्रीज करेगा। हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसमें टेम्परेचर उतना ही कम इंक्रीज करता है। ठीक है। जैसे मान लो ये कहा जाए कि पानी की हीट कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, अगर पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि पानी को जब हम हीट देते हैं तो पानी का टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज करता है। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ था इसका मतलब यहां पे मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझाए दे रहा हूं। जैसे मान लो, सपोज करो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे होता कि राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राइज इन टेम्परेचर विल बी मिनिमम in which of the following substance, when equal amount of heat is given, ठीक। अब मैं यहां पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखूंगा, कोई 4 सब्सटेंस हैं उनके लिए। तो मान लो पहला एक कोई सब्सटेंस है A, ठीक, और ब्रैकेट में यहीं पे मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए जो C है उसकी वैल्यू है सपोज करो 100। आगे अभी मैं यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक। एक दूसरा कोई सब्सटेंस है B, और इसके लिए जो हीट कैपेसिटी है इसकी वैल्यू है मान लो 200। एक तीसरा सब्सटेंस है बच्चों C, और इसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू है सपोज करो 300। आसान सी भाषा में आपको ये समझ में आ जाएगा। और चौथा एक सब्सटेंस है D, इसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू है सपोज करो 400। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इनमें से ये जो 4 सब्सटेंस हैं, इन्हें जब इक्वल अमाउंट की हीट दे रहे हैं तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसका टेम्परेचर में जो राइज है वो सबसे कम होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो सबसे ज्यादा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा इसमें 4th ऑप्शन D, जिसकी हीट कैपेसिटी थी सबसे ज्यादा। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब C इज लार्ज, C जितना ज्यादा होता है, अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन स्मॉल टेम्परेचर राइज, जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा, उसमें जब आप उसको गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो अभी मैंने आपको समझाया था वही यहां पे लिखा है। मैंने आपको समझाया था कि वाटर हैज ए लार्ज हीट कैपेसिटी
व्हाट इज इट्स मीनिंग? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि पानी की अगर हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी या किसी भी सब्सटेंस की मान लो क्वेश्चन में बोल दी जाए कि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? तो मतलब इसका यही है कि इस सब्सटेंस को जब हम हीट देंगे तो इसके टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो कम इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये था, इट मींस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसके बाद आपको बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान रखना है कि जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इस पे देखो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन ऐसे लिख दूं कि विच विल हैव highest heat capacity, ठीक, which will have highest heat capacity, और मैंने मान लो 4 ऑप्शन दे दिए। एक मैंने दे दिया कि 100 ग्राम ऑफ ए कोई सब्सटेंस है। दूसरा मैंने लिख दिया 200 ग्राम ऑफ ए, वही मैंने रखा ए, ठीक। तीसरा मैंने लिख दिया सपोज करो 300 ग्राम ऑफ ए, ठीक। और एक फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया 400 ग्राम ऑफ ए। अब आपको इनमें पता करना है कि किसकी हीट कैपेसिटी होगी सबसे ज्यादा। तो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जितना ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो 3 डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी 3 डेफिनेशन है? जो 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं उनमें एक नाम आपको ध्यान रखना है हीट कैपेसिटी, एक नाम याद रखना है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक नाम याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। बच्चों मैं जल्दी से इनके सिंबल लिख देता हूं जरा। देखो जो हीट कैपेसिटी है इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी। जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको सी एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, मोलर हीट कैपेसिटी सी एम, मोलर का एम ले लिया और स्पेसिफिक वाले में स्मॉल सी लिया, ठीक। बच्चों इनमें आपस में कुछ रिलेशन भी होता है। देखो बच्चों क्या रिलेशन होता है, थोड़ा आपको यहां पे ध्यान देना है, मैं जो लिख रहा हूं उस पे। इनमें आपस में रिलेशन ये होता है कि जैसे आपको हीट कैपेसिटी पता है और आपको मोलर हीट कैपेसिटी पता करनी है, अभी मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा, ठीक। तो जो Cm है, यानी कि Cm का मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी ये बराबर होता है C अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब यह हुआ कि हीट कैपेसिटी C से अगर मोल ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया जाए तो जो आता है उसको हम बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल इसी तरह से एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है, स्मॉल सी। ये स्मॉल सी होता है ये बराबर कैपिटल सी। कैपिटल सी का मतलब है हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास इन ग्राम। और मास इन ग्राम किसका, सब्सटेंस का, जो भी पदार्थ लिया गया है उसका, ठीक है। अब बच्चों इनकी डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? देखो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको ऐसे समझो। आपको एक बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, या जरूरी नहीं डिग्री सेल्सियस, आप 1 केल्विन भी बोल सकते हो। तो टेम्परेचर तो हमेशा बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। किसका बढ़ाना है ये जरा समझना है। देखिए जब हम पूरे सिस्टम का, ध्यान से सुनिएगा, जब हम पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए जितनी हीट दी जाती है उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी। यानी कि सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है
उसी हीट को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। तो यही लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाया था, तब जितनी हीट दी गई उसको बोला हीट कैपेसिटी। लेकिन जब हम 1 मोल सब्सटेंस, अब पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही, केवल सब्सटेंस, उस सिस्टम के अंदर जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसकी बात हो रही। जब हम 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और एक नाम आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जब हम 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 3 नाम थे, क्या थे? पहला नाम था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ी। और टेम्परेचर कितना बढ़ाते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इनका आपस में जो रिलेशन था वो इस तरह से था, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अब बच्चों देखो, जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उनमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। वो क्या क्या फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं? आपको पता करना है हीट, कितनी हीट की जरूरत पड़ी। ठीक, तो हीट रिक्वायर्ड, यानी कि इन तीनों से हीट आप कैसे पता करोगे, तो उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स कैपिटल C इंटू डेल्टा T। कैपिटल C का मतलब था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में डेल्टा T का मतलब है राइज इन टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ा। मान लो क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी नहीं दी है और क्वेश्चन में बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी दी है। ठीक, अगर मोलर हीट कैपेसिटी दी है तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, Q इक्वल्स, और यहां पे लिख देंगे Cm इंटू N इंटू डेल्टा T। यहां पर Cm का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी और N का मतलब क्या है? N का मतलब है बच्चों मोल ऑफ सब्सटेंस। N का मतलब है मोल ऑफ सब्सटेंस। बाकी डेल्टा T का मतलब है राइज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर। Cm का मतलब आपको पता ही चल गया, Cm का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दी है तो C डेल्टा T कर देना। अगर क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी दी है तो Cm N डेल्टा T कर देना। Cm, इस पूरे Cm का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी, N है मोल ऑफ सब्सटेंस और डेल्टा T। अच्छा, मोल ऑफ सब्सटेंस कैसे पता करोगे? मान लो क्वेश्चन में सीधे सीधे मोल नहीं दिए, तो मोल होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास से आप मोल पता कर लेना। डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर है। अब मान लो क्वेश्चन में ना हीट कैपेसिटी दी ना मोलर हीट कैपेसिटी दी और क्वेश्चन में दिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्मॉल c अगर दिया है तो कैसे पता करोगे? तो एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और अगला फॉर्मूला इस तीसरे वाले के लिए ध्यान रखना है, Q इक्वल्स स्मॉल c। बच्चों ये मैंने स्मॉल c लिखा है, स्मॉल c का मतलब ये स्पेसिफिक हीट मैंने लिखा है। ठीक, इंटू m इंटू डेल्टा T। यहां पे ये m जो मैंने लिखा है, जरा इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक, अच्छा, अब इनमें मैं जरा पूरा लिख देता हूं। यहां पर ये C क्या था? ये C था हीट कैपेसिटी। ये Cm क्या था? Cm था बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, और यहां पर ये जो स्मॉल c लिखा हुआ है ये क्या है? ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है,
तो ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान रखना, इनका आपस में रिलेशन पता करना हो तो हीट कैपेसिटी C है, मोलर हीट कैपेसिटी C अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C अपॉन मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस होता है। मोल निकालने के लिए मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब जरा बच्चों आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है। आप अगर MTG में देखेंगे जो 36 ईयर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 18। तो द मोलर हीट कैपेसिटी, देखो बच्चों क्वेश्चन में जो जो दिया है जरा उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन में बोला गया है द मोलर हीट कैपेसिटी, और ये मोलर हीट कैपेसिटी बोली गई है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें Cm की वैल्यू दे दी गई है, और ये Cm की वैल्यू है 75। When 1 किलोजूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, देखो 1 किलोजूल हीट इज सप्लाइड, तो 1 किलोजूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, इसका मतलब Q दे दिया है 1 किलो जूल। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी न्यूमेरिकल करें उसमें सारी वैल्यूज को जूल में लेके ही हमेशा सॉल्व करना, ठीक है। ये दिमाग में एक बिठा लो कि किलो जूल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप जूल में सारी कैलकुलेशन करना, और बाद में 4 ऑप्शन में चेक कर लेना। अगर ऑप्शंस में आंसर फाइनली किलो जूल में ही हो तो जूल को किलो जूल में बाद में कन्वर्ट कर लेना, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सारी वैल्यूज को हमेशा जूल में लेके आप चलना, ठीक। तो 1 किलो जूल का मतलब हो गया बच्चों ये हो गया 1000 जूल। Q की वैल्यू दे दी गई है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम, which is free to expand the increase in temperature of water is, the increase in temperature of water is, the increase in temperature of water is, increase in temperature होता है डेल्टा T, और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले पिछले पेज पे बताए थे, उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। देखो इसमें मोलर हीट कैपेसिटी दी थी, तो वो कौन सा फॉर्मूला था जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी Cm आता था? वो बच्चों ये वाला फॉर्मूला था, Q इक्वल्स Cm इंटू N डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर, या उसी को बोल सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो Q इक्वल्स Cm इंटू N, N है मोल, डेल्टा T, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने यहां पे फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला था? Q इक्वल्स Cm इंटू N इंटू डेल्टा T। जरा वैल्यूज रखते हैं। Q की वैल्यू 1000 दी हुई है, तो 1000 लिख दिया। Cm की वैल्यू ये देखो जूल में ही थी 75, अगर मैं पूरी यूनिट लिख दूं, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक। और मैंने बोला आपसे जूल में ही लेना, तो ये जूल में ही दिया था 75, ये वैल्यू रख दी 75 इंटू N। N क्या होता है? मोल। तो बच्चों यहां पर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, जब मास ऑफ वाटर दिया है तो मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ वाटर ये बराबर हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। ये तो आसान सा फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास देखो कितना दिया हुआ है 100 अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है 18। तो n की वैल्यू यहां पर स्मॉल n बराबर आपको 100 अपॉन 18 पता चल गया। n की जगह पे हमने लिख दिया 100 अपॉन 18 इंटू डेल्टा T, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटू हमने लिख दिया डेल्टा T। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा T बराबर, काट पीट करके देख लेना, 2.4 केल्विन, ये आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन था 2.4, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था। ये फॉर्मूला कहां से आया? अभी मैंने आपको ये 3 जो फॉर्मूले बताए थे, हीट कैपेसिटी दी है तो C डेल्टा T, मोलर हीट कैपेसिटी दी है तो Cm इंटू N इंटू डेल्टा T, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो C इंटू M इंटू, बच्चों ये Cm पूरा एक साथ था। Cm का मतलब था मोलर हीट कैपेसिटी, यहां पे ये स्मॉल c अलग है, स्मॉल c का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और m का मतलब है यहां पे मास ऑफ सब्सटेंस इन
ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी करवा दिया। इसके बाद बच्चों आपके एनसीईआरटी में आपको एक ऐसे हेडिंग मिलेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस। तो सीपी एंड सीवी ये क्या है, ये हमें जरा समझना है। बच्चों अभी हमने जो हीट कैपेसिटी पढ़ी है वही सीपी सीवी होता है। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है द हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय, अभी जो हमने हीट कैपेसिटी सी पढ़ा था, ठीक उसी की बात हो रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो अभी हमने हीट कैपेसिटी सी पढ़ी है, यही हीट कैपेसिटी जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो इसी को बोल देते हैं सीवी, और जब यही हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं तो इसी को बोल देते हैं सीपी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको बोलेंगे सीवी और कांस्टेंट प्रेशर पे बोलेंगे सीपी। ओके, तो एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट कैपेसिटी सी जो थी इज डिनोटेड बाय कांस्टेंट प्रेशर लिखा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी सी है ये डिनोटेड बाय, इसको लिख देते हैं सीवी। ओके, अब बच्चों यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला ऐसे आप याद रखना, ये कलर ले लेता हूं, फॉर्मूला एक याद रखना कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स आर, आर होता है गैस कांस्टेंट। ठीक, तो सीपी ये था, सीवी ये है, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स गैस कांस्टेंट आर। ओके, अब आते हैं बच्चों कुछ और फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम क्या है, ध्यान देना कुछ बातों पे बच्चों। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम होती है, ध्यान दीजिए, इसी को एंथैल्पी कहा जाता है, समझे। तो चाहे लिखा हो कि फाइंड आउट एंथैल्पी और चाहे लिखा हो फाइंड आउट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एंथैल्पी या हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एक ही बात होती है। इसी तरह से एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ये जो है वो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होती है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि सिस्टम जितनी हीट को एब्सॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी, एंड सिस्टम जितनी हीट एब्सॉर्ब करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब आपको इनकी वैल्यूज पता करनी हो तो देखो बच्चों, जो एंथैल्पी है यानी कि डेल्टा एच, ये आपको पता करना है। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाता है Cp इंटू डेल्टा टी। आपके न्यूमेरिकल में जो Cp की वैल्यू हो उसमें डेल्टा टी है, राइज इन टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करना, आपको एंथैल्पी पता चल जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा यू पता करना है तो डेल्टा यू ये बराबर होता है Cv इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो Cp में डेल्टा टी का मल्टीप्लाई करोगे तो एंथैल्पी पता चलती है, और Cv में डेल्टा टी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू पता चल जाएगा। बच्चों जो डेल्टा एच लिखा हुआ है, इसी को डेल्टा एच, इसी को क्यू पी भी लिखा जाता है, और जो डेल्टा यू लिखा है इसी को क्यू वी भी लिखा जाता है। क्यों ऐसे लिख देते हैं? क्योंकि चाहे बोलो एंथैल्पी और चाहे बोलो हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एक ही बात है। चाहे बोलो इंटरनल एनर्जी और चाहे बोलो हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक ही बात है। ठीक है, तो डेल्टा एच या क्यू पी दोनों एक ही बात है, डेल्टा यू या क्यू वी दोनों भी एक ही बात है। यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो बच्चों, अभी तो आपने ये पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इक्वल्स होता है R। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि Cp अपॉन Cv की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो जो Cp अपॉन Cv है इसको ऐसे गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Cp अपॉन Cv इक्वल्स गामा।
तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा यानी कि Cp/Cv बराबर होता है 1.66, डाया एटॉमिक गैस के लिए गामा यानी कि Cp/Cv बराबर होता है 1.40 और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा यानी कि Cp/Cv बराबर होता है 1.30। मोनो एटॉमिक का मतलब समझे, मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे कि हीलियम, नियोन क्या है, ये केवल एक एटम से मिलकर बने हैं। डाई एटॉमिक का मतलब समझे, जैसे O2 N2 जो दो एटम से मिलकर बने हैं। ट्राई एटॉमिक का मतलब समझे, ट्राई एटॉमिक का मतलब जैसे मान लो O3 तीन एटम है। तो मोनो एटॉमिक के लिए 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.30। ये क्या है, ये Cp/Cv का रेशियो है। ठीक, कभी कभी क्या करते हैं नीट में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv/Cp की वैल्यू क्या होगी, और आप लोग 1.66 पे ही टिक करके चले जाते हो। ध्यान रखना ये वैल्यूज Cp/Cv की हैं। इसका मतलब अगर इसका उल्टा पूछ लें यानी कि Cv ऊपर और Cp नीचे कर दें, तो ये अगर मोनो एटॉमिक के लिए मान लो पूछ लिया है तो आपको क्या करना होगा, मोनोटॉमिक के लिए Cv/Cp जो भी वैल्यू थी उसको पलट के यानी कि ऐसे 1/1.66 इस तरह से लिख के, और अब ये होगा आंसर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये Cp/Cv उल्टा पूछें उल्टा कर देना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, कैलोरीमेट्री। एक टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहले यहां पे कुछ थ्योरेटिकल बातें समझते हैं कैलोरीमेट्री में। देखो बच्चों, एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ये एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, क्वेश्चन में लिखा होगा इतना और ऑप्शंस में एक ऑप्शन में कैलोरीमेट्री लिखा होगा। क्वेश्चन ऐसे होगा कि एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेस कैन बी मेजर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, दिस टेक्निक इज कॉल्ड। तो जिस ऑप्शन में कैलोरीमेट्री लिखा मिले उस पर टिक कर देना। बच्चों, कैलोरीमेट्री जिस एपरेटस में करते हैं या जिस बर्तन में करते हैं उस बर्तन को, उस एपरेटस को कैलोरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व्ड इन प्रोसेस बाय मेजरिंग टेम्परेचर चेंज। ये बात आज की अभी क्लास जब मैंने शुरू करी थी उस टाइम भी बोला था कि जो भी हीट है वो हमेशा जो टेम्परेचर चेंज है उसी से पता करी जाती है। तो वही कैलोरीमेट्री में भी करते हैं। और यहां पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। कैलोरीमेट्री में जो एपरेटस है कैलोरीमीटर, उसमें दो तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या तो कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों ध्यान देना, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इससे हमें, साफ साफ लिखे दे रहा हूं, इससे हमें डेल्टा यू पता चलता है। इससे हमें डेल्टा यू पता चलता है। ठीक, और जब यह किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं कैलोरीमेट्री में, तो इससे हमें डेल्टा एच पता चलता है। ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता चलेगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर अगर किया गया है एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट तो हमें डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज पता चलेगा। ओके, अब बच्चों यहां पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से। देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक डेल्टा यू मेजरमेंट, ये पूरा एनसीईआरटी को ही स्कैन करके मैंने लगाया, ये यहां से यहां तक पूरा आर्टिकल लिखा है। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, जबकि न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। अगले पेज पे मैंने इसका, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसका एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 5.6। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 5.6 जो है वो सॉल्व करने के लिए यहां पे कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया गया है, तो वो आपको मैंने यहां पे लिख दिए हैं, जरा समझिए।
ये कर रहे हैं डेल्टा यू मेजरमेंट। तो ये जो पूरा आर्टिकल जो एक लिखा हुआ है ये अब आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया है, समझो बच्चों। अगर क्वेश्चन में लिखा मिले हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर, तो आपको फॉर्मूला लगाना है सी डेल्टा टी अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक। अगर पूछा जाए हीट लॉस्ट बाय रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर क्या है, ये जो कैलोरीमीटर होता है इसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में कितनी हीट लॉस हुई है वो अगर पूछी जाए, ठीक। जैसे मान लो अंदर जो है वो कार्बन को जलाया जा रहा है, तो कार्बन के जलने पे कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, या ग्रेफाइट जलाया जा रहा है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, ग्रेफाइट जलाया गया, तो ग्रेफाइट जलाया गया तो ग्रेफाइट के जलने में कितनी एनर्जी कितनी हीट का लॉस हुआ है वो अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस साइन कर देते हैं माइनस, क्योंकि जब हीट लॉस्ट पूछी गई है तो ये बात आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पहले पढ़ चुके हो, जब हीट लॉस होती है तो जो साइन होता है हीट का वो माइनस लिया जाता है, इस वजह से यहां पे माइनस लगाया गया है, ठीक। तो हीट लॉस्ट बाय रिएक्शन मिक्सचर पूछा जाए तो सी डेल्टा टी अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस, ये मोल किस सब्सटेंस के, कैलोरीमीटर के अंदर जैसे अगर ग्रेफाइट को जलाया गया तो ग्रेफाइट के मोल, किसी एक्स वाई जेड को जलाया गया तो उस एक्स वाई जेड के मोल, ठीक है। इसके बाद सी यहां पर क्या है इन फॉर्मूलाज में, नीचे मैंने लिख भी दिया है, सी है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, तो सी है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। डेल्टा टी जो यूज हुआ है ये क्या है, डेल्टा टी है T2 माइनस T1, यानी कि जो बाद में टेम्परेचर हो गया वो माइनस जो शुरू में टेम्परेचर था वो, तो डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1। मोल ऑफ सब्सटेंस मैंने बताई दिया, जो भी सब्सटेंस अंदर जलाया गया उसके मोल आप निकाल लेना। अगर उसका मान लो मोल ना दिया हो, मास दिया हो, तो मोल कैसे निकालोगे, मोल बराबर मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास कर देना, सॉल्व कर लेना। इसके बाद इसी बॉम्ब कैलोरीमीटर में एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन का क्वेश्चन बन सकता है। रिएक्शन कौन सी, जैसे ग्रेफाइट अगर अंदर जल रहा है तो ग्रेफाइट के जलने पे जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना है, तो आप यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप अपनी कॉपी में देखना, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक। अब यहां पर कुछ बातें याद रखनी है, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U सीधे सीधे ना दिया हो तो यहां डेल्टा U को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब डेल्टा U निकाल लेंगे माइनस सी डेल्टा टी अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस से। डेल्टा NG क्या है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड एंड लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे, केवल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड एंड लिक्विड को छोड़ देंगे। आर की वैल्यू 8.314 लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो भी डेल्टा H या डेल्टा U की वैल्यूज हैं वो हम वैल्यूज को पुट वैल्यूज इन जूल, जूल में वो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा यहां से यहां तक लिखा हुआ है, अब आप इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना, इससे रिलेटेड जो बातें थी वो ये हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपकी एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन एक दिया है, प्रॉब्लम नंबर 5.6, ये नई वाली बुक में प्रॉब्लम नंबर 5.6 है, एनसीईआरटी जो नई आई उसमें, तो प्रॉब्लम 5.6 जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसको भाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बोला गया है 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट का मास दे दिया है, मास, और ये दे दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to the equation C graphite plus O2, और इससे बना CO2। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस नहीं है, ग्रेफाइट होता है सॉलिड।
ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन। देखो बच्चों, यहां पर और क्या पता चल गया, यहां पर आपको पता चल गया ये हो गया T1 और ये हो गया T2। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतनी, हीट कैपेसिटी का मतलब ये आपको दे दिया गया है C की वैल्यू दे दी है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज पूछा है, एंथैल्पी चेंज का मतलब डेल्टा H पूछा है फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 180 N। जब आप इसका एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, आप उतने डिटेल में मत जाना, सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला यूज करना। एनसीईआरटी ने ये फॉर्मूला यूज न करके थोड़ा अलग मेथड यूज किया है, बट आप ये फॉर्मूला यूज करना जो आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ भी चुके हैं। डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस एनजीआरटी। जरा इस फॉर्मूले का हम जब यूज करेंगे तो देखो बच्चों ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरनल एनर्जी चेंज दिया है? नहीं दिया है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो डेल्टा U है, देखो इस डेल्टा U की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस C डेल्टा T अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस, लिख सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को जरा सही से कर लेते हैं। कैसे? डेल्टा H इक्वल्स इसकी जगह पे कर दिया माइनस C डेल्टा T अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस ना लिख के इस क्वेश्चन में ग्रेफाइट है तो हम यहां पे लिख देंगे मोल ऑफ ग्रेफाइट, ठीक, प्लस डेल्टा Ng। जरा डेल्टा Ng निकालो। डेल्टा Ng का मीनिंग मैंने क्या बोला था? डेल्टा Ng होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों यहां पे देखो डेल्टा Ng, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं डेल्टा Ng गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितना है 1, माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये तो सॉलिड है, ये है गैस, तो रिएक्टेंट भी है 1 मोल गैस, तो 1 माइनस 1, ये डेल्टा Ng कितना आ गया 0। तो अब जरा आगे लिखते हैं इसमें, तो डेल्टा Ng की जगह पे आ गया 0 इंटू RT। बच्चों 0 का मल्टीप्लाई जब RT में करेंगे तो ये पूरा हो गया 0। फॉर्मूला केवल बचा डेल्टा H इक्वल्स माइनस C डेल्टा T अपॉन मोल ऑफ ग्रेफाइट। ठीक, आगे का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो गया। बस इसी में आपको वैल्यूज रखनी है डेल्टा H। डेल्टा H निकालना है, हमें पूछा गया है, इक्वल्स माइनस C होता है, फॉर्मूले में बताया था हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर C की वैल्यू ये दी थी 20.7 किलो जूल। मैंने आपसे एक बात बोली है कि किलो जूल अगर हो तो उसको जूल में हमेशा कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 20.7 किलो जूल जो लिखा हुआ है ये, ठीक, तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो था 20.7 इसी को लिख सकते हैं 20.7 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि हमें जूल में कन्वर्ट करना था। तो C की जगह पे हमने लिख दिया 20.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा T। देखो बच्चों T1 T2 ये था, तो डेल्टा T होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है 299 माइनस T1, तो T1 कितना था 298 अपॉन, ये माइनस का साइन भी चल रहा है, मोल ऑफ ग्रेफाइट। देखो बच्चों क्वेश्चन में ग्रेफाइट का क्या दिया है? मास। तो ग्रेफाइट के जरा मोल पता कर लो। ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट कुछ नहीं, ग्रेफाइट होता है C कार्बन, और ये होता है 6C12, इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो जब आप इसके मोल पता करोगे, 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम से यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं इसके मोल, मोल कितने हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है 1, और मोलर मास का मतलब यहां पे एटॉमिक मास लेना है इसका, तो एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो इसके जो मोल आ गए वो आ गए 1/12। तो यहां पर मोल ऑफ ग्रेफाइट की जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे 1/12। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आ जाएगा आंसर।
ये कैलकुलेट करने में फाइनल आंसर जो है वो एनसीईआरटी में मैं देख के फाइनल आंसर लिखे दे रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्ट वही आंसर आपका आएगा। इसमें आंसर आएगा -2.48 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल। तो ये फाइनली आंसर आया है -2.48 इंटू 10 की पावर क्या आया था 2, और बाद में इसको किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट किया। मतलब आप अभी सॉल्व कर रहे हो, ये आएगा जूल में, और बाद में आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करोगे? ये हमारा आंसर फाइनल जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देना, आपको ये किलो जूल वाला आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट करना, बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों बस एक ये दिया है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे थ्योरेटिकल पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको पता भी है। देखो, ये बात मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि चाहे आप डेल्टा एच बोलो, चाहे आप क्यूपी बोलो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी बोलो या हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बोलो, एक ही बात है। ठीक, अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो ऑलरेडी पता है। क्या बातें ध्यान रखनी है? कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक, इसलिए जो QP है वो निगेटिव होता है और डेल्टा H भी निगेटिव होता है। आप सबको ये बात पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, और जब हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव ली जाती है। आप में से हर बच्चे को पता है। और डेल्टा H ही QP होता है, तो डेल्टा H निगेटिव मतलब QP निगेटिव। और इसी को अगर हम उल्टा करके बोल दें तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप सबको पता है कि डेल्टा H पॉजिटिव लिया जाता है, डेल्टा H ही QP होता है, इसलिए QP को भी ऐसे पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इस तरह से जो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड बातें थी, डेल्टा U डेल्टा S से रिलेटेड बातें थी, ये होती हैं कंप्लीट। इनके आप प्रॉपर नोट्स अच्छे से बना लेना, एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय बाय।